दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। सामान्य अध्ययन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये टेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नियुक्त हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या फिर ए और बी दोनों। पहला प्रश्न आप सबके सामने, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आंसर जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, ये दोनों ही लोग एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा दिए गए विकल्पों के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों एक से अधिक बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं। 1947 से अब तक 14 प्रधानमंत्रियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जबकि गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे पद तक रहने वाले पीएम थे, जिन्होंने 16 वर्ष 286 दिनों तक 4 कार्यकालों में अपनी मृत्यु तक पद संभाला। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कौन कार्यकाल संभाले तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। गुलजारी लाल नंदा भारत के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला, दोनों बार केवल 13 दिनों के लिए। इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे बीच नहीं है। नेहरू गांधी परिवार के सदस्य 37 वर्ष 303 दिनों तक भारत के पीएम पद पर रहे। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई, जो 2 वर्ष 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, जो 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। एक प्रश्न आपसे और करंट में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो आपका उत्तर आएगा नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा प्रश्न आपके सामने, प्रवासी भारतीय सम्मेलन भारत में बड़ी संख्या में प्रवासियों से जुड़ने के लिए किया जाता है। इसका आयोजन कब से शुरू हुआ? 2001 से, 2003 से, 2013 से या फिर 1991 से। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे 2003 के साथ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है? संस्थागत करिश्मा किसने कहा है जिला कलेक्टर पद को? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर जाएगा रजनी कोठारी के साथ। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो रजनी कोठारी ने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। रजनी कोठारी की पुस्तक, प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये रजनी कोठारी की पुस्तक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक प्रश्न के साथ कम से कम 2 से 3 प्रश्न और बता दिए जाएं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, जेएम कीन्स को या फिर थॉमस को? प्रश्न संख्या 4, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। तो आइए जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रश्न आपसे अगर पूछे कि कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं, तो जर्मनी देश से संबंधित हैं। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था होली फैमिली। तो कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। एक और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ध्यान रखिएगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू, हैदराबाद, नासिक, पुणे। पांचवा प्रश्न आपके सामने, तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी ये माउंट आबू में स्थित है और ये राजस्थान के सिरोही नामक जिले में स्थित है। यहीं पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। बता दें आपको, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है। तो राजस्थान का स्वर्ग किसको कहा जाता है? माउंट आबू को।
नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसे माउंट आबू की भौगोलिक स्थिति और वातावरण राजस्थान के अन्य शहरों से भिन्न और मनोरम है। ये स्थान राज्य के अन्य हिस्सों की तरह गर्म नहीं है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 30 प्रश्न कराने के बाद आपको इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कराया जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई दांडी मार्च के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जन संघर्ष शुरू करना, नमक कानून तोड़ना, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ना या फिर राष्ट्रीय एकता दिखाना। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, तो इनका उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। प्रश्न संख्या 6 के लिए डिटेल जानते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई दांडी मार्च के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था। ये शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में है। इस मार्च के जरिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून का विरोध किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 7वां प्रश्न देखिएगा, सार्क देशों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या फिर 9? सार्क का फुल फॉर्म भी आपको बताया जाएगा, पहले आप इसका आंसर जान लीजिएगा। तो सार्क देशों की संख्या है 8, पहले ये 7 थी। सार्क है क्या? तो ये एक साउथ एशिया का अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय इसका काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। देशों की संख्या 8 है। प्रश्न आपसे पूछता है, ये देशों के नाम लिख करके आपसे कूट बना करके प्रश्न पूछ लेता है, या फिर ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देशों में सम्मिलित देश नहीं है। तो देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और इंडिया। सार्क संगठन का अंग्रेजी नाम यहाँ पे फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होगा। कर्नाटक में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? 12 हैं, 28 हैं, 40 हैं या फिर 75 हैं? कर्नाटक में कुल संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो है 28। संसदीय मतलब लोकसभा सीटें। आइए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक को पहले मैसूर राज्य कहा जाता था और 1973 में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर आप सभी जानते होंगे, जो कि कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा। राज्यपाल का नाम है वजुभाई वाला। राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 और विधानसभा में 225 कुल सीटें हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर में डाटा को असतत संख्याओं के रूप में दर्शाया जाता है? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, 1 और 2 दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, आंसर जाएगा डिजिटल कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अब कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप पढ़िएगा। अगले वीडियो में आपको इससे भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पिछली क्लासेस भी बहुत सारी हुई हैं, जिनके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य चुने जाते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। और हाँ, इस क्लास का आपको PDF भी मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गैर अस्थायी सदस्य जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं। बात करें अगर हम सुरक्षा परिषद की, तो ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका गठन कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। प्रश्न आपसे पूछेगा कि सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय, तृतीय विश्व युद्ध के दौरान। तो आपको ध्यान रखना है, इसका गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब? 1945 में। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, याद कर लीजिएगा। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ा करके कितना? 15 कर दिया गया। तो इन स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी, तो अन्य कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार भी होता है, यानी वीटो पावर होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। क्लास पसंद आ रही ना, तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगेगा। 11वां प्रश्न आपके सामने, और लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये भी छोटा सा परिवार है ना, बहुत कम लोग इस पे जुड़े हैं। आप लोग इसको शेयर करके संख्या बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, और इस पर और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे। GS के, पॉलिटी के, संविधान पढ़ाया जाएगा आपको,
ठीक है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सपोर्ट करें ताकि हमें मेहनत करने के लिए और मोटिवेशन मिल सके। पहले गैर कांग्रेसी रेलवे मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे 11वें प्रश्न के लिए आंसर जाएगा मधु दंडवते के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। पहले गैर कांग्रेसी रेलवे मंत्री का नाम था मधु दंडवते। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? 12वें प्रश्न के लिए आंसर क्या करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। आंसर जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु के साथ। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए। चेन्नई। मुख्यमंत्री का नाम के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। और ये फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका यहाँ पे तमिलनाडु, इसके पड़ोसी राज्य हैं केरल और कर्नाटक। महात्मा गांधी ने किस हिंदी समाचार पत्र की स्थापना की थी? नवजीवन, उदंड मार्तंड, दैनिक जागरण, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने हिंदी समाचार पत्र की स्थापना की थी, उसका नाम है नवजीवन। उदंड मार्तंड तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है। फिलहाल इस प्रश्न के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, हरिजन सेवक और नवजीवन इन्हीं की पत्रिकाएं थी, यानी समाचार पत्र थे। और हिंदी का पहला अखबार उदंड मार्तंड ये 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि को, यकृत ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आंसर जाएगा डी के साथ। किस रेल मंत्री ने पहले बुलेट ट्रेन की घोषणा की थी? पीयूष गोयल, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, डीवी सदानंद गौड़ा। प्रश्न संख्या 15, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो डीवी सदानंद गौड़ा के कार्यकाल में पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई थी। तत्कालीन उस समय यही थे, इसीलिए यहाँ पे बात कही गई। और देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चली। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कमेंट करके बताइएगा कि हम ही बता देते हैं। मुंबई से ठाणे आप पढ़ते होंगे कि पहली ट्रेन भारत में चलाई गई। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओस्मियम, रेडियम। 16वां प्रश्न आप सबके सामने। तो यहाँ पे आंसर जाएगा किसके साथ? जर्मेनियम के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, अगला देखिए। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है? वायु में, जल में, अम्ल में या फिर केरोसिन तेल में? तो सोडियम को केरोसिन तेल में संग्रहण किया जाता है। आंसर जाएगा डी के साथ। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम की अधिक मात्रा से ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ जाता है। कंपाइलर क्या है? कंप्यूटर से एक और प्रश्न यहाँ पे, क्या कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का एक भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला है, उपयुक्त में से सभी? तो कंपाइलर का कार्य होता है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कंपाइलर का होता है। इसको हिंदी में अनुभाषक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में अनुभाषक कहते हैं। जिस कंप्यूटर मात्रा में मूल प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जो मूल है और जिसमें हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तथा इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? स्रोत कोड कहते हैं। पूरे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? स्रोत कोड कहते हैं। और यहाँ पे जिस भाषा में मूल प्रोग्राम है उसको हम क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, कालीबंगा से, धोलावीरा से, झरिया से। झरिया आपको पता है झारखंड का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, धोलावीरा कहाँ है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे नया देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन है यहाँ पे इरिट्रिया, इथियोपिया, कांगो, दक्षिणी सूडान। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। विश्व का सबसे नया देश दक्षिणी सूडान है, क्योंकि ये सूडान से अलग होकर बना था दक्षिणी सूडान। ठीक है, सूडान को दो भागों में, यहाँ पे सूडान से अलग हो गया दक्षिणी सूडान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जूबा है। और दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति हैं सल्वा कीर। अच्छा, ये जब वीडियो बनाया जा रहा है तब की अपडेट है। अगर इसमें कुछ परिवर्तन हो गया हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन मतलब करंट अफेयर्स को आप अपडेट करते चलें। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रावधान ना हो, प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रावधान ना हो,
आंसर जाएगा यहाँ पे डी के साथ। ऐसा देश जिसमें आयात और निर्यात ना हो उसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, मतलब आयात निर्यात बंद, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य में जो काला धब्बा होता है वो क्या है? देखिए यहाँ पे सूर्य का काला धब्बा दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, तो धब्बा वह स्थान है जो प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। यह मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम गैसों से मिलकर बना एक गोला है जिसमें 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम, 2% कार्बन और ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं। बाकी का कई हिस्सा कई भारी तत्वों जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, लिहान से मिलकर के बना है। हरिके बैराज निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर है? रावी और ब्यास, झेलम और चिनाब और सतलज, ब्यास और सतलज। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि हरिके बैराज किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा पंजाब में है। 5 नदियों का समूह। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, आंसर जाएगा ब्यास और सतलज नदियों के संगम पे ये है आपका हरिके बैराज, ठीक है। और ये नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। पंजाब में इस नहर की लंबाई 132 किलोमीटर है, वहाँ इसको राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन है, शीशम, यूकेलिप्टिस, अखरोट, आबनूस। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्द्र पर्णपाती वन होते क्या हैं, बताते हैं इसके बारे में। पहले आप इसका आंसर जान लीजिएगा। आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ? शीशम के साथ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है, उत्तर बिल्कुल ठीक है। शीशम क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन है। ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो। ये वन है उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागवान, शाल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, ये कुछ प्रमुख वृक्ष हैं जिसमें से आपका एक शीशम वाला पूछा गया है यहाँ पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में है, मेरठ में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, तो ये आपका कहाँ है? मेरठ में है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे तथा देश की विभिन्न देशी रियासतों को एकीकृत करने का योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। कुफरी किस फसल की किस्म है? आलू, संतरा, केला, अनार। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने। तो कुफरी जो है आलू, कुफरी हो गया, चिप्सोना हो गया। मार्केट में आप जाते होंगे तो कहता होगा कि चिप्सोना आलू है, बहुत अच्छा है। आंसर जाएगा यहाँ पे एक के साथ। कुफरी जो है आलू की एक रोग की प्रजाति है। चिप्सोना, ये सभी आलू की प्रजातियां ही हैं, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2। पायरीला किस फसल का कीट है? मक्का, मूंगफली, कपास या फिर गन्ना। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। बोर तो नहीं हो रहे आप पढ़ करके? देखिए, हम चाहते हैं इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, नए लोगों को जोड़िए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो जिसमें जीएस आता हो, और ये प्रश्न तो आपके यूपी टेट पेपर 2 में भी आते हैं। पायरीला जो है ये गन्ना का कीट है। आंसर जाएगा डी के साथ, गन्ना से संबंधित है। गन्ना की बात करें तो यूपी नंबर 1 पे है गन्ना उत्पादन में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्पादकता की दृष्टि से तमिलनाडु 100 टन से अधिक प्रति हेक्टेयर के साथ प्रथम स्थान पे है, उसके बाद कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। अगला देखिएगा, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। 4 ऑप्शन पढ़िए। सही जवाब जाएगा यहाँ पे 1874, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में लगा देश का पहला लौह इस्पात कारखाना। 28 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो पश्चिम बंगाल की बात आई है, राजधानी आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क लिखे हैं जैसे सुनदेखन नेशनल पार्क, न्योरा, सिंगलीला, बुक्सा, गोरमरा, जल्दापारा, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। 29वां प्रश्न देखिएगा, भारत के लिए सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कौन सा उद्योग प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए लौह इस्पात के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। दूसरा स्थान चीनी का है, पहले स्थान पे लौह इस्पात है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तक के लेखक को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने।
तो प्रज्ञा पुरस्कार जो है ये हिंदी भाषा में लिखी पुस्तक के लेखक को दिया जाता है। आंसर जाएगा बी के साथ। 30 में कितने आप। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।